गरीब ससुराल में नासमझ अमीर बहू की पहली रसोई। सोचा था आज संडे है तो पूरा दिन आराम करूंगा, लेकिन ऑफिस वालों ने फिर से काम थमा दिया। पूरा संडे खराब हो गया मेरा तो। ऊपर से ये फाइल सारी कंप्लीट करनी है मुझे। भैया क्या कर रहे हो आप? अभी तुम जाओ, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। क्या भैया, हर वक्त ऑफिस का काम ऑफिस का काम। आपके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपने कहा था ना कि आप मुझे मूवी दिखाने ले चलोगे। चलिए ना, हम मूवी देखने चलते हैं, काम तो होता रहेगा। अंजू मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में चलेंगे हम मूवी देखने के लिए। अभी तुम जाओ और डिस्टर्ब मत करो मुझे। अच्छा बेटा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, अभी बताती हूँ इन्हें। अंजू टेबल पर रखी फाइल एकदम से उठा लेती है, जिसे देखकर रोहित, अंजू ये तुम क्या कर रही हो? फाइल दो, कोई खेलने की चीज नहीं है, प्रेजेंटेशन है इसमें मेरी। पहले पकड़ कर दिखाओ तब मिलेगी फाइल। अंजू फाइल लेकर पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगती है, तो वहीं रोहित फाइल लेने के लिए अंजू के पीछे पीछे भागता है। तभी इस भागम दौड़ी में अंजू की हाथ से फाइल गिर जाती है और फाइल के सारे पेज इधर उधर बिखर जाते हैं। ये देखकर रोहित गुस्से से, अंजू तुम पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? सारी फाइल के पेज गिरा दिए। पता है इन्हें सेट करने में मुझे 4 घंटे लग गए थे। सॉरी भैया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराए हैं। आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सारे पेज सेट कर दूंगी। वैसे इतना सारा काम रह गया है, ऊपर से तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। रोहित अंजू पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वापस अपना ऑफिस का वर्क करना शुरू कर देता है। तो वहीं अंजू अपने भाई से डांट खाकर अब सारे बिखरे पेज को इकट्ठा करने लगती है। भैया ने तो मुझे बेवजह ही इतना डांट दिया। ये पेज सेट करना कौन सा इतना मुश्किल काम है? और ये कलर के पेज सेम है, इसका मतलब ये साथ में आएगा। अंजू अपने तरीके से फाइल सेट करके रख देती है और अब इसी तरह दिन गुजर जाता है। अगले दिन अंजू हॉल में बैठी अपना फोन चला रही होती है कि तभी उसे एक खाने की वीडियो दिखती है। अरे वाह, ये डिश बनानी तो कितनी आसान है और काफी टेस्टी भी लग रही है। एक काम करती हूँ, आज उसे ही ट्राई करती हूँ। माँ पापा भैया जब ये डिश खाएंगे तो कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। अंजू किचन में जाती है और एप्रन बांधकर उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी डिश बनानी शुरू कर देती है। अंजू कढ़ाई में भरकर तेल डालती है और उसे गैस पर रख देती है और अब साइड में खड़े होकर फोन चलाने लगती है। ये ड्रेस तो कितनी ज्यादा प्रिटी है। नेक्स्ट वीक में मूवी देखने जा रही हूँ ना, उसके लिए ऑर्डर करती हूँ। अंजू फोन चलाने में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसका गैस पर रखे तेल की कढ़ाई से ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। ज्यादा गर्म होने की वजह से अंजू को तेल की महक आने लगती है और जैसे ही अंजू कढ़ाई की तरफ देखती है तो तेल हद से ज्यादा गर्म हो चुका होता है और उसमें से धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है। हे भगवान, इसमें से कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है। अब मैं क्या करूँ? माँ ने कहा था जब भी कुछ जले तो उस पर पानी डाल देना। मैं अभी जल्दी से पानी डाल देती हूँ। अपनी समझदारी दिखाते हुए अंजू गैस बंद करने के बजाय उस खोलते तेल पानी डाल देती है, जिसमें एकदम से आग लग जाती है। ओए माँ, तो आग लग गई, भागो यहाँ से। अंजू आग आग चिल्लाते हुए बाहर हॉल में आ जाती है। अंजू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? कहाँ लग गई आग? किचन में आग लग गई है। राजेश भागता हुआ किचन में जाता है और किचन की साइड में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर जल्दी से उस आग को बुझा देता है। और अब ममता और राजेश के पूछने पर अंजू अब उन्हें आग लगने का कारण बताती है, तो वो दोनों उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे खौलते तेल में पानी कौन डालता है, बेवकूफ लड़की। लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था जब आग लगे तो पानी डाल देना। मुझे क्या पता था कि तेल में पानी डालने से आग बुझने की बजाय आग बढ़ जाएगी। राजेश और ममता दोनों ही अंजू पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी गुस्से से बड़बड़ाते हुए रोहित घर आता है और आते ही वो भी अंजू पर बरस पड़ता है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। ये तुमने फाइल में कैसे पेपर सेट किए थे? काम इतना था कि मैं फाइलें दोबारा सेट करना ही भूल गया और वही फाइल ले जाकर मैंने अपने बॉस को दे दी। पता है उन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया? बाहर से क्लाइंट आ रखे थे। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। पता नहीं ये इतनी ना समझ कैसे बढ़ गई। समझ नाम की तो इसमें चीज ही नहीं है। ये लड़की तो एक ना एक दिन कोई बड़ा कांड करके ही मानेगी। आप लोग हमेशा बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो। मैं तो अच्छा ही करने चली थी, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं जा रही हूँ। अंजू रोते हुए सीधा घर से बाहर चली जाती है और पार्क में बैठकर रोने लगती है कि तभी एक चॉकलेट चिप्स वाला अंजू के पास आता है, जिसे देखकर अंजू उससे चॉकलेट लेकर खाते हुए फिर से रोने लगती है। तो वहीं एक आकाश नाम का लड़का जो उस पार्क में काफी देर से बैठा हुआ था, वो अंजू को देख रहा होता है और जैसे ही अंजू की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो, ए लड़के, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें मेरी चॉकलेट तो नहीं खानी? अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी चॉकलेट नहीं खानी। आप ही खाओ अपनी चॉकलेट। वो तो बस आप काफी देर से रो रही थी ना, इसलिए मैं आपको देख रहा था। लगता है आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है।
मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वो तो आज मम्मी पापा और भैया ने मुझे डांट लगा दी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं सब मुझे क्यों डांटते रहते हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, शायद इसलिए। अंजू की ऐसी बातें सुनकर आकाश को काफी हंसी आती है, जिसके बाद आकाश अंजू के साथ बैठकर काफी सारी बातें करने लगता है। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझसे आज तक इतनी बातें नहीं की जितनी की आपने करी। अच्छा, तो फिर आप उन्हें छोड़कर मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो ना, मैं रोज आपसे इतनी बातें करूंगा। अंजू भले ही थोड़ी नासमझ थी, लेकिन वो दिल से काफी अच्छी और भोली थी, जो आकाश को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद अब आकाश और अंजू की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जल्दी उनकी ये दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। तो वहीं अंजू के घर वाले उसके लिए एक काफी अच्छा रिश्ता देखते हैं। अंजू बेटा, आ गई तू, बिल्कुल सही टाइम पर आई है। पता है तेरे लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया है। वो लोग तो हमसे भी अमीर है और एक लौता लड़का है उनका। बिल्कुल रानी बनकर राज करेगी तू। अरे अब यूं ही खड़ी रहेगी या आकर लड़के की फोटो भी देखेगी? देख कैसा लग रहा है, कितना स्मार्ट है ना। लेकिन पापा, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? तेरा बॉयफ्रेंड है? कौन है, क्या करता है, लड़का कहाँ का रहने वाला है? पापा, वो उनकी फैमिली इसी शहर में रहते हैं और वो एक दुकान में काम करता है। थोड़े गरीब है, लेकिन वो उनकी फैमिली काफी अच्छी है। जानता ही था मैं कि ये कोई ऐरा गहरा ही पसंद करेगी अपने लिए। जैसी खुद ना समझ है वैसी उसका बॉयफ्रेंड भी होगा। बोल जा, उस लड़के को शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या तुझे? अंजू बेटा, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी तू ना समझ है, तुझे लोगों की परख करना नहीं आता। बस अब बहुत हुआ। आप लोग बस मुझे ना समझ ही बनाते रहो। मैं ना समझ नहीं हूँ, अब मैं समझदार बन चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आकाश से करूंगी। अंजू आकाश से शादी करने की जिद पकड़कर बैठ जाती है और अब पूरी तरह से खाना पीना छोड़ देती है, जिससे अंजू के घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। सुनिए जी, मुझे तो अंजू की काफी फिक्र हो रही है, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। पहले वो आधा घंटा भी भूखी नहीं रहती थी, अब 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और वैसे भी शादी के बाद तो उसे ही निभाना है। अगर कुछ होगा भी तो इसके हम जिम्मेदार नहीं है। आखिरकार अंजू के परिवार वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ वक्त में अंजू और आकाश की शादी हो जाती है। शादी करके अंजू अपने गरीब ससुराल आती है और आज शादी के तकरीबन हफ्ते भर बाद अंजू की पहली रसोई की रस्म होती है। आकाश ने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर में काम करने के लिए नौकर थे, तो तुमने इससे पहले कभी खाना बनाया है? मैंने तो आज तक मैगी भी नहीं बनाई। अगर मैंने इनसे ये कह दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो कई लोग मुझे मेरे मायके वालों की तरह ना समझेंगे। मुझे आता है खाना बनाना। इनफैक्ट तो मैं अपने मायके में हर रोज खाना बनाती थी। ये तो अच्छी बात है, मैंने चूल्हा पहले ही जला दिया है। अब तुम्हें चूल्हा जलाने की तो आदत होगी ही नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। तुम अब खाना बनाओ और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या कोयल को आवाज दे देना। साधना के आते ही अंजू रसोई घर में इधर उधर देखने लगती है। यहाँ तो ना मसाला पीसने के लिए मिक्सर है और ना इंडक्शन फ्रिज, सब कुछ देसी चीज है इनकी रसोई में। वैसे क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। चल अंजू, अब बातें कम और काम करना शुरू। अंजू सबसे पहले टोकरी में से ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियां ले लेती है और चाकू से उन्हें छीलने लगती है। जहां हर इंसान सब्जी छीलते हुए पतले से पतला छिलका निकालता है, तो वहीं अंजू एक बड़े से आलू को भी इस तरह छीलती है कि वो बड़ा सा आलू भी अंडे से भी ज्यादा छोटा हो जाता है। कौन कहेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? कितनी सफाई से मैंने सब्जी छीली है। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले सब्जी ही बनने के लिए रख देती हूँ। अंजू चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और उसमें ढेर सारा तेल डालकर बिना तड़का लगाए ही सारी सब्जियां उसमें डाल देती है। अब इसमें कौन से मसाले डालने हैं, कौन से नहीं, सारे डाल देती हूँ ना। जितने मसाले होंगे खाने का स्वाद उतना ही बढ़कर आएगा। अंजू अब सब्जी के सारे मसाले डालने लगती है, चाहे लाल मिर्च का पाउडर हो या बेकिंग सोडा ही क्यों ना हो। कढ़ाई में सारे मसाले डालकर अंजू अब एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा आटा निकालती है और जैसे ही उसमें पानी डालने लगती है तो अंजू से आटे में कुछ ज्यादा ही पानी गिर जाता है। ये क्या, आटे में तो कुछ ज्यादा ही पानी गिर गया, अब क्या करूँ? थोड़ा सा सूखा आटा डाल देती हूँ इस पर। अंजू अब उस बर्तन में ढेर सारा सूखा आटा डाल देती है, जिसे गूंथने में अंजू को दिक्कत होने लगती है। ये देखकर अंजू और फिर से उसमें ऊपर से पानी डाल देती है। ये आटा कभी इतना ज्यादा सूखा हो रहा है तो कभी इतना ज्यादा गीला, और कितना चिपचिपा है। ये तो मेरे तो दोनों हाथ सन गए। आटा गूंथते गूंथते अंजू कभी आटा अपने मुंह पर लगा लेती तो कभी बालों में, तो वहीं जैसे तैसे करके अंजू आटा गूंथ कर उसकी रोटियां बनाकर सेकने लगती है और हर एक रोटी अंजू की बिल्कुल जले हुए पापड़ की तरह बन रही थी। रोटियां तो थोड़ी जल गई, लेकिन कोई बात नहीं,
मुझे तो क्रिस्पी रोटी ही अच्छी लगती है, सभी को काफी पसंद आएगी। रोटी बनाने के बाद अब जल्दी से खीर भी बना लेती हूँ। अंजू अब चूल्हे पर से तवा उतारकर उस पर कढ़ाई रखकर कढ़ाई में ढेर सारा दूध, चीनी और 3-4 कटोरी भरकर चावल डाल देती है, जिसके कारण जैसे ही दूध में उबाल आता है तो वो सारे चावल चूल्हे से नीचे गिर जाते हैं। तभी अंजू की जेठानी और नंद रसोई में आती है। जैसे ही वो अपनी रसोई का इतना बुरा हाल देखती हैं तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी ये सब क्या है? ये हमारे घर की रसोई है या किसी पड़ोसी की? मुझे तो इतनी बिखरी हुई रसोई देखकर घबराहट सी हो रही है। अंजू ये सब क्या है? और ये सब तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? चेहरे कपड़े पर आटा लगा है और ये सब्जी कितने मोटे मोटे छिलके हैं। ये छिलके नहीं बल्कि सब्जी ही है। साधना की आवाज सुनकर उसके सास और ससुर भी अब किचन में आ जाते हैं और जब वो सब किचन का ऐसा हाल देखते हैं तो हे भगवान, अंजू बहू ये सब क्या है? तूने तो पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। अरे ये रोटी कैसी है? किसी को फेंक कर मारो ना तो बेचारे का तो मुंह ही टूट जाएगा। और ये दाल, अरे बहू इसमें तो मैं दाल नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये दाल कम, हल्दी का पानी ज्यादा लग रहा है। सॉरी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे लगा कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप लोग मुझे डांटेंगे। अंजू, हम तुम्हें क्यों डांटेंगे? हम समझ सकते हैं कि तुम एक अमीर परिवार से हो। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ काम नहीं करवाया होगा। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी पहली रसोई ऐसे खराब नहीं होने देंगे। हम सब तुम्हारी मदद कराएंगे। सबसे पहले साधना अपनी नंद कोयल के साथ मिलकर उस बिखरी रसोई को अच्छे से साफ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता अपने पति मिथिलेश के साथ सबसे पहले सब्जियां काटती है। तो वहीं साधना का 6 साल का बेटा राजू चावल साफ करने में अपनी बुआ की मदद करता है। ये देखकर अंजू, अरे आप सभी मेरी कितनी मदद कर रहे हो। ऐसा लग रहा है ये मेरी पहली रसोई की रस्म सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी है। अरे माना पहली रसोई की रस्म तुम्हारी है लेकिन खाना तो हम सभी खाएंगे ना, और इसी बहाने तुम काम भी देख लोगी कि कैसे होता है। पूरा ससुराल मिलजुल कर अंजू की पहली रसोई का खाना बनाने में काफी मदद करता है। तो वहीं अंजू खाना बनने के बाद जब सभी को खाना परोस रही होती है तो बार बार उसके हाथ से खाना प्लेट से ज्यादा नीचे जमीन पर गिर रहा होता है। आपने कितने सारे चावल जमीन पर गिरा दिए। ये इस तरह खाना गिराना बुरी बात होती है। अंजू आराम से खाना परोसो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब अंजू धीरे धीरे सभी को खाना परोसती है और पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में इतना सारा खाना बनाया है। मुझे तो लगा था कि मेरी पहली रसोई की रस्म तो बेकार ही हो जाएगी। बहू, जब तक परिवार वालों का साथ हो तो कोई चीज बेकार नहीं होती, समझी? खाना खाने के बाद अब सभी लोग अंजू को उसकी पहली रसोई की रस्म के तोहफे के तौर पर 100 रुपए देते हैं, जिसे देखकर अंजू काफी ज्यादा खुश होती है। और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और आज अंजू सबसे पहले उठ जाती है। अभी तो सब सो रहे हैं, थोड़ी देर में सबके उठने का वक्त हो जाएगा, तो क्यों ना आज सभी के लिए मैं चाय बनाऊं। उस दिन जब मेरी पहली रसोई की रस्म थी तो सभी ने मिलकर मेरे साथ खाना बनवाया था, तो आज मैं सभी को अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी। चाय बनाना कौन सा इतना मुश्किल काम है। अंजू रसोई में जाती है और एक पतीला लेकर उसमें भरकर दूध और ढेर सारा पानी डाल देती है और ढक्कन भर भर कर चीनी और चाय पत्ती डालकर उसे चूल्हे पर रख देती है। और एक खौल आते ही अंजू चाय कप में छान कर सबके लिए ले आती है। और जब पूरा परिवार सुबह सुबह अंजू की बनाई हुई चाय को पीता है तो सभी फौरन चाय मुंह से फेंक देते हैं। अंजू, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती क्या? ऐसा लग रहा है दूध में से चीनी पत्ती डालकर तुमने ऐसे ही दे दी है। चाय तो पूरी की पूरी कच्ची है, तुमने चाय पकाई नहीं थी क्या? चाय तो गोरी गोरी अच्छी लगती है, अगर मैं ज्यादा पकाती तो ये काली हो जाती, और काली चाय पीने से अगर मेरा रंग काला हो जाता तो? भाभी, ये तो बिल्कुल ना समझ वाली बातें हो गई है ना। हमारा राजू भी ऐसी बातें नहीं करता जैसे कि आप कर रही हो। अब साधना दोबारा रसोई में जाती है और सबके लिए अच्छे से पकाकर चाय लेकर आती है। तो वहीं इस बार भी अंजू अपनी ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाती और ऐसे ही अब 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। माँ जी, क्या कर रही हो आप? अरे आज रविवार है ना, तो सभी के कपड़े इकट्ठा करके इन्हें धोने जा रही थी। 1 घंटा अच्छे से बाल्टी में भिगोकर फिर ब्रश मार दूंगी। देखना, वॉशिंग मशीन से ज्यादा कपड़े चमकेंगे मेरे। माँ जी, मैं कपड़े धो लेती हूँ ना, मेरे होते हुए आप घर के काम करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ना बहू, मैं कर लूंगी, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। माना माँ जी, मैंने अपने मायके में कभी घर के कामकाज नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कपड़े भी भीगने के लिए नहीं डाल सकती। मैं कर लूंगी, आप जाइए। अंजू अपनी सास से सारी कपड़े लेकर बाहर आंगन में आ जाती है और एक ही बाल्टी में रंग बिरंगे और सफेद कपड़ों को मिलाकर भीगने के लिए डाल देती है, जिससे थोड़ी देर में उन रंग बिरंगे कपड़ों का रंग छूटकर उन सफेद कपड़ों पर लग जाता है
और जब कपड़े धोने के वक्त सरस्वती सफेद कपड़ों पर रंगीन दाग देखती है तो अंजू को बुलाती है। अंजू, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग अलग डालना चाहिए। तुमने इन्हें मिलाकर डाल दिया, सारे कपड़े सफेद से रंग बिरंगे हो गए। आज ये मुझे सच में नहीं पता था ये कपड़े अपना रंग छोड़ देंगे, वरना मैं ऐसा क्यों करती? मैं तो हमेशा समझदारी दिखाने जाती हूँ, बता रही मुझसे एक ना समझ हरकतें कैसे हो जाती है। क्या ही होगा मेरा? हे भगवान, इसमें तो तेरे ससुर जी का वो सफेद वाला कुर्ता था, वो भी तूने खराब कर दिया। पता है पूरे 800 रुपए का कुर्ता लेकर आए थे वो। बहू, तुझे तो सच में कुछ भी नहीं आता है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या ही पसंद कर लिया। सरस्वती अंजू को काफी ज्यादा डांटती है और इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अंजू घर की थोड़ी डस्टिंग कर रही होती है कि तभी उसे सामान में एक मेहंदी का कोन मिलता है। अपने मायके में मैं अपने फ्री टाइम में मैं हमेशा कॉपी पर मेहंदी का डिजाइन बनाया करती थी, और अब भाभी तो मुझे कुछ ज्यादा ही काम नहीं करने देती है, और ये डस्टिंग का काम भी मैंने कर लिया है। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी मेहंदी की डिजाइन ही बना लेती हूँ। अंजू इधर उधर देखती है और उसे बिस्तर पर एक रजिस्टर दिखता है, जिसे देखकर अंजू अब उस रजिस्टर में मेहंदी से डिजाइन बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब कोयल कमरे में आती है और अंजू को उसे रजिस्टर पर मेहंदी डिजाइन बनाते हुए देखती है तो वो फौरन अंजू के हाथ से उस रजिस्टर को छीन लेती है। भाभी, ये क्या किया आपने? ये कोई रफ रजिस्टर नहीं है, बल्कि मेरी कॉलेज का रजिस्टर है। इसमें मैंने अपना असाइनमेंट बनाए थे और आपने इस पर अपनी मेहंदी का डिजाइन बना दिया। अब मैं क्या करूँ? सॉरी कोयल, मुझे ये लगा कि रफ रजिस्टर है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कॉलेज का रजिस्टर है। एक काम करो ना, तुम इस पेज को ही फाड़ दो। इस पेज को फाड़ोगे तो आगे का पेज भी फट जाएगा। हे भगवान, भाभी आप थोड़ी बेवकूफ हो क्या? कोयल अंजू पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वहां आकाश आता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो अंजू, ये तुमने क्या किया? पता है इस असाइनमेंट को बनाने में मेरी बहन को कितने हफ्ते लग गए थे? हे भगवान, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अंजू अपने मायके वालों की तरह ही अपने ससुराल वालों से भी आए दिन अपनी नासमझी की वजह से ताने सुना करती थी। तो वहीं आज साधना अंजू को आलू उबालने के लिए देती है और फिर से अंजू अपनी नासमझ के कारण आलू को कुछ ज्यादा ही उबाल देती है। ये देखकर साधना, तुम एक काम करो, 24 घंटे अपने कमरे में ही बैठा करो, क्योंकि तुमसे तो कुछ काम होने से ना रहा। ये आलू मैंने तुम्हें उबालने के लिए दिए थे ना, ये हलवा बनाने के लिए। अब इन हलवे वाले आलू का मैं क्या करूं? मैं इससे सब्जी कैसे बनाऊं? इनमें तो इतना पानी चला गया है कि अब इनके पराठे भी नहीं बन सकते हैं। तुम तो बस नुकसान पर नुकसान ही करवाती रहो। अरे, तुम्हारे घर वाले इस नुकसान को झेल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम गरीब हैं। प्लीज और नुकसान मत करो। हमारा उस दिन तुमने कोयल का पूरा 500 रुपए का रजिस्टर खराब कर दिया था, और अब ये। भाभी, मैं कोई भी चीज जानबूझकर नहीं करती, पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक जगह ही बैठी रहो। अपने मायके की तरह ही अब अंजू अपने ससुराल में भी उदास होने लगी थी और अभी इसी तरह समय गुजरता रहता और अब कोई भी घर वाला अंजू को एक भी काम करने के लिए नहीं देता। ऐसे ही एक दिन पड़ोस में रहने वाली कमलावती आज उनके घर आई होती हैं और जब वो अंजू को हर बार की तरह इस बार भी घर में खाली बैठता देखती हैं तो, सरस्वती बहन, जब भी तुम्हारे घर आती हो हमेशा तुम्हारी बहू को इस तरह ही खाली बैठा देखती हो। कुछ काम वगैरह नहीं कराती हो क्या? करती है ना, लेकिन अब नहीं है ना, इसलिए हम इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करवाते हैं। रहने दो सरस्वती बहन, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को बताया था कि कैसे तुम्हारी बहू ने अपनी पहली रसोई की रस्म में कर्म कांड कर दिया था, और ये तो घर का कुछ काम भी नहीं करती है। अमीर लड़कियों के तो ऐसे ही चोचले रहते हैं। ये बुढ़िया कुछ ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं बोल रही है, मन तो करा फुटबॉल की तरह से लात मारूं। अंजू को मायावती पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और पता नहीं अचानक पेट का दर्द क्यों हो रहा है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आपने इसे पेट क्यों पकड़ रखा है? अंजू, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऊपर से माजी और कोयल भी अभी किसी काम से बाहर गए हैं। पापा जी भी रात तक आएंगे और ये दोनों तो काम पर ही हैं। दर्द के मारे चला भी नहीं जा रहा, और राजू को स्कूल से लाने में काफी वक्त हो गया है। उसको अभी तक स्कूल से घर तक का रास्ता नहीं पता। तो भाभी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो राजू का स्कूल पता है, मैं चली जाती हूँ उसे लेने के लिए। नहीं अंजू, तुम रहने दो, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हो, और ऊपर से ये तो आज राजू को स्कूल से लाने की बात है। पर भाभी, भला इसमें मैं क्या गड़बड़ कर सकती हूँ? सीधे जाऊंगी और राजू को स्कूल से ले आऊंगी। आप भी ना बस परेशान होती रहती हो। अंजू अपना पर्स लेती है और सीधा राजू को लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में अंजू को एक
बुढ़ी बाल वाला दिखता है, जिसे देखकर अंजू। अरे वाह, बुड्ढी के बाल कितने सालों के बाद दिखा है मुझे। ये एक ले लेती हूँ, कितना टाइम हो गया इसे खाए हुए। अंजू उस आदमी से बुढ़ी के बाल लेकर सामने बने पार्क में बैठकर खाने लगती है और तो थोड़ी देर वहीं बैठ जाती है। तभी अंजू की नज़र पार्क के बाहर से गुजर रहे कुछ स्कूल के बच्चों पर जाती है, जिसे देखकर अंजू को फौरन राजू की याद आ जाती है। मैं तो भूल गई कि राजू को भी स्कूल से लाना है, कहीं वो स्कूल से ना निकल गया हो। अंजू भागते भागते स्कूल पहुंचती है और देखती है कि स्कूल बंद हो चुका है और वहां पर कोई भी बच्चा स्कूल का नहीं है। ये देखकर अंजू काफी परेशान हो जाती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग घर आ चुके हैं। आप राजू को लाने गई थी ना, कहाँ है? कहीं बाहर खेलने तो नहीं लग गया? अब वो अंजू कुछ बोलेगी भी, राजू कहाँ है? मेरा दिल घबरा रहा है, बोलो। सबके कहने पर अंजू उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर साधना को अंजू पर काफी गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। अंजू, मैं तुम्हें अभी तक ना समझती थी, लेकिन तुम तो एक नंबर की पागल निकली। कहाँ है मेरा बच्चा? अभी तक घर नहीं लौटा है वो, उसे रास्ता भी नहीं पता। अगर राजू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें नादान समझता था, लेकिन तुम इस कदर बेवकूफ हो मुझे नहीं पता था। सभी अंजू पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तभी उनकी गली में रहने वाले प्रदीप नाम का लड़का राजू को लेकर घर आता है। मैंने राजू को पास वाले चौक पर देखा था, वहां खड़े खड़े रो रहा था। जब आप लोगों को पता है कि इसे रास्ता याद नहीं तो फिर आप इसे स्कूल से अकेले कैसे आने देते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया, अगर कोई गलत इंसान इसे देख लेता तो ऐसे रोते हुए तो फिर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान का शुक्र है कि हमारा राजू मिल गया। भाभी, अगर हमारे राजू को कुछ हो जाता तो हम लोग आपको कभी माफ नहीं करते। अरे बस भी करो आप लोग। हाँ, मैं हूँ ना समझ बेवकूफ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब मुझ पर ही चढ़े जाओ। मैंने सच में गलती करी इस घर में शादी करके। अंजू रोते हुए सीधा अब अपने मायके आ जाती है, जहाँ वो सारी बात अपनी माँ, बाप और भाई को बताती है, जिसे सुनकर। अंजू बेटा, इसमें तेरी ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, गलती तेरी है। तू भला उस बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकती है? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर राजू नहीं मिलता तो फिर क्या करती तू? मैं ही पागल हूँ जो लोगों को अपना दुख बता रही हूँ। अरे आप लोगों ने शुरू से ही मुझे ना समझी का ताना दिया, तो अब मैं आपसे क्या ही उम्मीद करूँ? तुझे हम ना समझी का ताना इसलिए देते थे क्योंकि तेरी हरकत ही वैसी थी। छोटी मोटी चीजों पर कोई इतना गौर नहीं करता, लेकिन ये कोई छोटी चीज है तो खुद सोच, अगर राजू तेरा बेटा होता था और उसके साथ ऐसा कोई करता तो। अपने माता पिता में बार बार समझाने पर आज अंजू को अपना इस नासमझी पर काफी ज्यादा पछतावा होता है और सभी अंजू को लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मेरी बहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो कभी दोबारा इस तरह की नासमझी नहीं करेगी। मैंने हमेशा नासमझी करी, अपनी बेवकूफी से आप लोगों को कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। राज जो हुआ उसके लिए मैं सच में माफी मांगती हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। गलती कुछ हमारी भी है, तुम्हें समझाने की बजाय हम हमेशा तुम पर गुस्सा ही कर दिया करते थे। अगर हम प्यार से समझाते तो तुम शायद हमारी बात समझ जाती। मैं समझ सकती हूँ, एक तो आप इतने अमीर हैं, ऊपर से आपकी एक ही बेटी है, तो आपने इसको शुरू से नाजों से पाला होगा, इसलिए इसमें चीजों को लेकर समझ नहीं है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमें भी इसे समझाना चाहिए, तभी तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब अंजू अपना बचपना और नासमझी को एक तरफ रखकर एक असली बहू की तरह घर की जिम्मेदारी को संभालने की पूरी कोशिश करती है। भाभी, इस बार तो सब्जी बिल्कुल भी नहीं जली है और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट है, और जरा ये रोटी तो देखो कैसे फूल रही है, गुब्बारे की तरह। मैंने तो पहले ही कहा था, धीरे धीरे सीखने पर तुम सारे काम अच्छे से करने लगोगी। धीरे धीरे करके अंजू खाना बनाना, कपड़े धोना और भी घर के बाकी कामकाज अच्छे से सीखने लगी थी। अंजू बाहू, आज का सारा खाना तुमने बनाया है, वो भी इतना बढ़िया, और तुमने अब घर का सारा कामकाज भी सीख लिया है। माँ, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो लगा था कि भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। पता है आज इन्होंने मेरी असाइनमेंट बनाने में कितनी मदद करी। भाभी, अगर आप ना होती तो मैं तो असाइनमेंट कभी बना ही नहीं पाती। जो लोग पहले हमेशा अंजू को उसकी नासमझी के लिए ताना मारते थे, अब वही लोग उसकी समझदारी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। घर के कामकाज के साथ साथ हिसाब किताब और बाकी चीज़ों में भी अब अंजू काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी थी, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी उसके मायके वालों को होती है।